हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे पहले मैं अराउंड 400 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ। उसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उन्हें भी आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अदर नेम ऑफ परपेचुअल डिबेंचर इज डैश डिबेंचर्स, यानी परपेचुअल डिबेंचर्स को और कौन से डिबेंचर्स कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर इररिडीमेबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड बियरर डिबेंचर्स। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? जिनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, जो तब आपको पेबल कब होंगे? जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी एंड होगी तब आपको वो डिबेंचर्स की पेमेंट होगी, राइट। रिडीमेबल डिबेंचर्स जिनकी एक लाइफ होती है, उसके बाद आपको उसकी पेमेंट मिल जाती है। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स जिनका रिकॉर्ड कंपनी के पास होता है, जो ईजिली ट्रांसफरेबल नहीं होते। बियरर डिबेंचर्स होते हैं जिनका रिकॉर्ड कंपनी के पास भी नहीं होता और वो ईजिली ट्रांसफरेबल होते हैं, आप किसी को भी ट्रांसफर ईजिली कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा है परपेचुअल डिबेंचर्स। परपेचुअल डिबेंचर्स कहा जाता है इररिडीमेबल डिबेंचर्स को, जिनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, जो कंपनी के वाइंड अप होने पर आपको मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू थ्योरी वाई लेबल्ड बाय एमसी ग्रीगर विच अजम्पशन इज नॉट करेक्ट, यानी थ्योरी वाई, एमसी ग्रीगर ने जो एक्स एंड वाई थ्योरी दी है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी अजम्पशंस करेक्ट नहीं है या इनकरेक्ट है, राइट। तो जो एमसी ग्रीगर ने थ्योरी दी थी एक्स एंड वाई थ्योरी, ठीक है, उसकी मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, वाई थ्योरी में उसमें क्या था, वो लोग आते थे जो हर काम को करना चाहते थे, जो अपने काम को पसंद करते थे, और एक्स थ्योरी में वो आते थे जो अपने काम को करना ही नहीं चाहते थे, अपने काम को पसंद नहीं करते थे, राइट। ये तो मैं इन शॉर्ट आपको एक आइडिया दे रही हूँ। अब यहाँ पर इसकी अजम्पशंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, द एवरेज पर्सन कैन लर्न टू एक्सेप्ट इवन सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द एबिलिटी टू मेक इनोवेटिव डिसीजन इज वाइडली डिस्पर्स थ्रू आउट द पॉपुलेशन। सी है, एम्प्लॉयज कैन व्यू वर्क एज बीइंग एज नेचुरल एज रेस्ट और प्ले। एंड डी है आपका, एम्प्लॉय विल सीक फॉर्मल डायरेक्शन वेन एवर पॉसिबल, ठीक है। तो आपके ऑप्शन ए, बी और सी तीनों में आपने यही देखा होगा कि हर जगह ये लिखा है कि एम्प्लॉयज़ वर्क करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, राइट। वो अपने वर्क को बिल्कुल खेल की तरह लेते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके किससे रिलेट कर रहे हैं? उन लोगों से जो काम करना चाहते हैं, और वो कौन से हैं? वाई थ्योरी के, ठीक है। यानी वाई थ्योरी के लोग जो हर काम को करना चाहते थे, अपने काम को पसंद करते थे। तो ये ए, बी, सी ऑप्शन में भी वही चीज़ें कही गई हैं कि वो लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं, काम को सीखना चाहते हैं, अपने काम को बिल्कुल खेल की तरह लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी तो वाई के अकॉर्डिंग करेक्ट है। तो वाई के अकॉर्डिंग करेक्ट कौन सी नहीं है? वो है ये ऑप्शन डी, एम्प्लॉय विल सीक फॉर्मल डायरेक्शन व्हेन एवर पॉसिबल, यानी एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको गाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो खुद से तो मोटिवेट होते नहीं है, आपको ही उन्हें डायरेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो काम करेंगे, राइट। तो ये आपके एक्स थ्योरी से रिलेट करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि वाई की एजम्पशन नहीं है, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज अ ट्रू स्टेटमेंट, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो ऑप्शन 1 है आपका, डी मार्केटिंग एम्स एट डिस्ट्रॉइंग डिमांड, यानी डी मार्केटिंग का एम होता है डिमांड को डिस्ट्रॉय करना। तो ये ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत है, क्योंकि डी मार्केटिंग का एम ही होता है डिमांड को कम करना, ना कि डिमांड को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। डिमांड को कम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं, उनके पास सप्लाई पूरी नहीं होती, ठीक है, या अदर फीचर्स भी हो सकते हैं, अदर प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से वो डिमांड को कम करना चाहते हैं किसी एक प्रोडक्ट की, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखो, जब भी आप थिएटर्स में जाते हो तो थिएटर्स में आपको मंडे टू फ्राइडे जो आप टिकट लेते हो किसी भी मूवी को देखने के लिए, उसके प्राइस आपके लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू सैटरडे एंड संडे। संडे को प्राइस ज़्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि सीट तो उनके पास उतनी ही रिजर्व हैं, ठीक है, लेकिन सैटरडे एंड संडे को क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, वो थोड़ी डिमांड को कम करने के लिए वो अपने प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं, राइट। तो वो ये तो नहीं चाहते कि सैटरडे संडे उनके पास कस्टमर्स ही ना आए, वो ये चाहते हैं कि आएँ, ठीक है, इतने आए जितने की हम फैसिलिटी दे सकते हैं, राइट। तो इसलिए उन्होंने प्राइस इंक्रीज़ कर दिया कि थोड़ा डिमांड कम हो जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है कि यहाँ पर वो डिमांड को कम करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, मोस्ट फर्म प्रैक्टिस द सेलिंग कॉन्सेप्ट, ज़्यादातर फर्म्स सेलिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करती हैं। नहीं, ज़्यादातर फर्म सेलिंग कॉन्सेप्ट अब तो यूज़ नहीं करती हैं बिल्कुल भी, राइट। सी ऑप्शन है, मार्केट स्टैंड फॉर द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर गैदर टू एक्सचेंज देयर गुड्स। देखो, ये मार्केटिंग की जो मार्केट की इन्होंने डेफिनेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज भी आना चाहिए, क्योंकि उसमें गुड्स भी होती हैं और सर्विसेज भी, और यहाँ इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कंसीडर किया, इसलिए गलत है। फिर डी ऑप्शन है आपका, अ मार्केट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट और
सर्विस। देखो यहाँ इन्होंने दोनों चीज़ों को कंसीडर किया है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और ये 12th क्लास की बुक में आपको ये डेफिनेशन देखने को मिलती है मार्केट की, राइट। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम आर। बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? देखो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम जो एक सिस्टम बनाया जाता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। हर एक कंपनी क्या करती है कि अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हर लेवल, हर डिपार्टमेंट, हर ग्रुप की इंफॉर्मेशन स्टोर करी जाती है और जहाँ उसका यूज़ होता है उसे वहाँ ट्रांसफ़र भी किया जाता है, राइट। जिससे क्या होता है, डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है, क्विक डिसीजन लिए जाते हैं क्योंकि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, राइट। तो वो पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक। तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस पूछे गए हैं कि बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या चीज़ हो सकती है। इट रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोडक्शन एंड सेल्स सिस्टम, यानी वो सिर्फ प्रोडक्शन एंड सेल्स सिस्टम तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। नहीं, देखो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन, तो ज़रूरी नहीं है कि उसे प्रोडक्शन एंड सेल्स सिस्टम को ही डील करे, राइट। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है आपका। रिस्ट्रिक्टेड टू फाइनेंस फंक्शन, सिर्फ फाइनेंस तक भी नहीं होता क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आपको सारे डिपार्टमेंट्स की चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, दैट बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर फंक्शनल एरिया, कि वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनल एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है। वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक पार्ट में इन्वॉल्व है, राइट। तो ऑप्शन डी बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 विच वन इज़ नॉट अ सर्विस, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सर्विस नहीं है। तो देखो उसमें उन्होंने जो सर्विस को डिफाइन किया है, उन्होंने सारी चीज़ों को सर्विस बताया है जो एक्चुअल में सर्विस हैं, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्शंस में उन्होंने क्या दिया है, एक तो वो सर्विसेज जिन्हें आप रीसेल कर रहे हो, ठीक है, जिन्हें आप आगे रीसेल कर रहे हो, जिन्हें आप कंज्यूम नहीं कर रहे अपने लिए, वो आपकी कोई सर्विस नहीं है, राइट। नेक्स्ट आ जाती है आपकी पर्सनल सर्विस, ठीक है। जितनी भी पर्सनल सर्विस हैं वो भी आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्लूड नहीं की गई हैं, राइट। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं इनके। ए है प्रोविज़न ऑफ एनी सर्विस अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस। तो यहाँ तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट है कि यहाँ पर वो सर्विसेज हैं जो पर्सनल सर्विस में आ जाती हैं, ये हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंसीडर नहीं की गई हैं, राइट। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बी सी डी में देखो बैंकिंग, लॉजिंग, प्यूरिंग ऑफ न्यूज़, यानी न्यूज़ को सेल करना, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके सर्विसेज का पार्ट हैं, बट पर्सनल सर्विस आपका सर्विस का पार्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका अकाउंटिंग पीरियड पोस्टुलेट। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, तो उसमें अकाउंटिंग पीरियड ही हमें बताता है कि हमें मतलब एज अ कंपनी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी चाहिए अपनी कंपनी की ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, यानी टाइम टू टाइम एक टाइम लिमिट के बाद हमें अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें बनाना चाहिए, ये देखने के लिए कि हमारी परफॉर्मेंस कितनी कैसी जा रही है या हमने प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस ईयर में हमने कितना ग्रो किया है, राइट। तो ये सब चीज़ें मेजर कैसे करेंगे? जब आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस आपको कैसे पता लगेगा? जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। तो अकाउंटिंग पीरियड यही कहता है कि एक पीरियड के बाद आपको अकाउंटिंग करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी तैयार करनी है अपने रिजल्ट्स देखने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक अकाउंटिंग पीरियड में आपको पहले अपनी ऑपरेटिंग साइकिल्स को कंप्लीट करना है, ठीक है, उसके बाद आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट बनाएंगे और उसके रिजल्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है रेफर्स टू द फैक्ट दैट एडजस्टिंग एंट्री मस्ट बी मेड बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड पीरियडिकली, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। बी है रेफर्स टू द लिमिटेड लाइफ ऑफ जॉइंट वेंचर, ये भी नहीं है। सी है आपका सजेस्ट द कंपनीज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन अ पीरियडिक बेसिस व्हेन ऑल ऑपरेटिंग साइकिल्स आर कंप्लीट, यानी ये सजेस्ट करता है अकाउंटिंग पीरियड, ये कहता है कि कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी चाहिए पीरियडिक बेसिस पे जब सारी ऑपरेटिंग साइकिल्स आपकी कंप्लीट हो चुकी हो, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। राम, श्याम एंड सीता टुगेदर स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप। इन तीनों ने एक पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया है। द रेशो ऑफ देयर कैपिटल इज, उनकी कैपिटल की रेशो दे रखी है 3:4:7। इफ़ देयर एनुअल प्रॉफिट भी ₹21,000, अगर उनका एनुअल प्रॉफिट 21,000 है तो राम का क्या शेयर होगा प्रॉफिट में? यहाँ ये करेक्शन कर लीजिएगा, राम नहीं, यहाँ सीता का पूछा है, ठीक है। सीता का क्या शेयर होगा प्रॉफिट में? तो इसमें सिंपल है, आपको प्रॉफिट आपको दे रखा है, रेशो दे रखी है, आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो सीता का क्या शेयर है? 7, इट मीन्स 21,000, यानी जो प्रॉफिट है, ठीक है, उसका आपको 7/14 करना है। 7 उसका शेयर है और टोटल 14 है, तो 7/14 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? यह आपका आंसर आ जाएगा
10,500, राइट। 7 2 ज़ा 14 और 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 10,500 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 3:2, यानी ए और बी ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया 3:2 में। इफ 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, अगर उन्होंने 5% जो टोटल प्रॉफिट था उसे चैरिटी में दे दिया और ए का जो शेयर है वो है 8,550, यानी ए का प्रॉफिट में जो शेयर है वो है 8,550, तो आपको टोटल प्रॉफिट पूछा गया है। ये है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखो ए और बी की रेशियो 3:2 दे रखी है आपको, तो यानी ए का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, ए का शेयर 3/5, राइट। प्रॉफिट शेयर ए का आपको गिवन है 8,550, ठीक है, जो आपका टोटल 95% प्रॉफिट है, क्योंकि 5% आपको चैरिटी में दे दिया जा चुका है, राइट। तो टोटल प्रॉफिट जो हम यहाँ से निकालेंगे वो 95% है। कैसे निकालेंगे, देखो 8,550 3/5 है, यानी वो ए का शेयर है, राइट। अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूँ 5/3 कर दूँ तो ये टोटल आ जाएगा, क्योंकि टोटल तो आपका क्या है 3 + 2 5, टोटल आपका 5 है। तो जब मैं इसे रिवर्स कर दूंगी तो यहाँ पर मुझे टोटल 95% प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। यानी मैंने 3/5 को जस्ट 5/3 कर दिया और इसे जब आप कट करेंगे तो 14,250 आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब ये तो आपका निकला टोटल प्रॉफिट जो कि 95% है। अब आपको 100% प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, 14,250 को मल्टीप्लाई करना है 100 से एंड डिवाइड करना है 95 से, राइट। अभी आप इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15,000, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे आपको मैच करना है। ए ऑप्शन में है आपका टॉप मैनेजमेंट, बी है आपका मिडिल मैनेजमेंट, सी है आपका ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। इसके ऑप्शंस यहाँ है टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। मैंने यहाँ इसके जो ABCD वाले ऑप्शंस थे वो नहीं दिए, सिंपल आपको सिर्फ यहाँ आंसर बताया। देखो टॉप मैनेजमेंट पे जो भी लोग होते हैं उन्हें किस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, कॉन्सेप्चुअल स्किल। मिडिल मैनेजमेंट को ह्यूमन स्किल या इंटरपर्सनल स्किल एंड ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट को टेक्निकल स्किल्स। देखो टॉप मैनेजमेंट पे हैं तो उन्हें कॉन्सेप्चुअल स्किल, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हर चीज़ के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में वो डील कर रहे हैं, राइट। मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है, टॉप मैनेजमेंट से भी रिलेट करता है और लोअर लेवल से भी, ठीक है। वो दोनों के बीच में एक तरह का मीडिएटर है जो दोनों को मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास ह्यूमन स्किल्स, उसके पास इंटरपर्सनल स्किल्स ज़्यादा हों, ठीक है, जिससे वो ईजिली हर एक को टैकल कर सके, हर एक पर्सन, हर एक एम्प्लॉयज से डील कर सके, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट यानी जो एक्चुअल में लोअर लेवल पर, जो आपका ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल वर्क कर रहे हैं, वो एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में इनमें से कौन सा स्पेसिफिक फोर्स का पार्ट नहीं है। देखो दो टाइप की फोर्स होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में, एक होती है स्पेसिफिक फोर्स और एक होती है जनरल फोर्स, ठीक है। जनरल फोर्स जो बेसिकली सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट नहीं करेगी, ओवरऑल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सबको अफेक्ट करेगी जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स जो होती है जो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगी, राइट। तो यहाँ पर देखो जनरल फोर्स किस टाइप की होती है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज किया, सिर्फ आपके लिए थोड़ी किया, सबके लिए किया, सबके ऊपर इफेक्ट आएगा, राइट। या फिर कोई टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, ठीक है, तो वो भी सबके लिए चेंज, सबको ही चेंज करना पड़ेगा, राइट, सिर्फ आपका पर्सनल लॉस नहीं होगा। और स्पेसिफिक में क्या आ जाता है, आपके इन्वेस्टर्स जो आपके यहाँ इन्वेस्ट करें, अगर वो आज कल से आपके पास इन्वेस्ट ना करें, अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लें, ठीक है, तो इसका लॉस आपको बियर करना पड़ेगा, राइट। या फिर आपके कस्टमर्स, ठीक है। तो ये समझना है जो लोग आपसे रिलेट कर रहे हैं, जिनकी वजह से सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस होगा, वो स्पेसिफिक फोर्सेज हैं, और जनरल फोर्सेज जिनकी वजह से जिनका इफेक्ट सबके ऊपर पड़ेगा, राइट। यहाँ ऑप्शन है आपके पास टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड इन्वेस्टर्स। आपसे पूछा है कि कौन सा स्पेसिफिक फोर्स नहीं है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जनरल फोर्स है, राइट। तो देखो ऑप्शन ए ही है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस अगर चेंज होती है तो सबके ऊपर इफेक्ट आएगा, यानी ये आपका जनरल फोर्स है, राइट। कस्टमर आपके अपने होते हैं, एम्प्लॉयज़ भी आपके अपने होते हैं और इन्वेस्टर्स भी। ये तीनों अगर कुछ प्रॉब्लम में है या ये तीनों आपकी कंपनी से अलग हो जाएंगे तो आपके प्रॉब्लम होगी, ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की नहीं। कस्टमर आपके टूटेंगे या एम्प्लॉय आपके छोड़ के जाएंगे या इन्वेस्टर्स आपके इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये आपका पर्सनल लॉस हो रहा होगा, राइट। बट टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस ये है, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ होगा, राइट। तो ये आपका जनरल फोर्स है जो कि स्पेसिफिक फोर्स नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और अगर आपकी कोई एडवाइस हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।